नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिन पहले गोकशी के बहाने हुई हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है योगेश राज पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच पुलिस 2 एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। एक एफआईआर हिंसा से जुड़ी है और दूसरी एफआईआर गोकशी के आरोप में दायर की गई है। गोकशी से जुड़ी एफआईआर में 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया। इस आरोप में पहले 2 बच्चों के भी नाम शामिल थे, जिनमें से एक का नाम हटा दिया गया है और दूसरे की जगह उसी नाम के 26 साल के एक अन्य युवक साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर हिंसा से जुड़ी एफआईआर में 3 लोगों को ही अब तक गिरफ्तार किया जा सका है। इसी हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक युवक सुमित कुमार की मौत हुई। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह बुलंदशहर के महाव गांव के खेतों में गांव वालों को गोवंश के कुछ अवशेष मिले थे, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। गांव वाले इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक योगेश राज की अगुवाई में आई भीड़ ने मामला सुलझने नहीं दिया। उल्टा ये लोग मामले को भड़काने में जुट गए। हाईवे जाम करने के लिए लगाई गई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब पुलिस के साथ बातचीत के बाद हटाया जा रहा था, तो ये लोग हिंसा पर उतर आए। पुलिस चौकी को जला दिया, कई गाड़ियों को आग लगा दी, एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि वीडियो से साफ है कि कई लोग मौके पर मौजूद थे और पुलिस वालों को निशाना बनाने के लिए एक दूसरे को उकसा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। तस्वीरों के आधार पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है योगेश राज बजरंग दल का कार्यकर्ता था। एक वीडियो में वो साफ तौर पर पुलिस के साथ जिरह करता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इस बीच उसने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। अगर उसके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं है तो बाकी जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ क्या पर्याप्त सबूत पुलिस को मिल चुके हैं? क्या गोकशी के नाम पर गिरफ्तार 4 लोगों के खिलाफ सबूत पुलिस को मिल चुके हैं? कहीं इस मामले में दोहरा रवैया तो नहीं अपनाया जा रहा है? इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं पर मेरठ जोन के आईजी रामकुमार से बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। हमारे साथ यूपी पुलिस के आईजी मेरठ रामकुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक पहुँची है? इसमें जो एसआईटी की रिपोर्ट आनी थी, क्या रिपोर्ट में आया है? अभी जो 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें पहली जो काउ स्लॉटर की एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 7 लोगों को नामजद किया गया था, इसमें से 2 नामजद व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इस तरह से 4 लोग काउ स्लॉटर की एफआईआर में गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि इंस्पेक्टर साहब और मिस्टर सुमित जिनकी डेथ हुई है, उसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अभी और भी जो बाकी वीडियोज़ आ रहे हैं और सबूत आ रहे हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कराई जा रही हैं और फॉरेंसिक की जो जांच कराई जा रही है, उसके बेसिस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा नाम बताइए गोकशी वाले में, क्योंकि हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि 7 में से 6 नाम जो थे वैसे लग रहे थे कि शायद इसके अंदर होने नहीं चाहिए। 2 बच्चे थे और 3 लोग उसमें वहाँ पर उस गांव के थे नहीं, और एक शख्स जो है 10 साल पहले फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। तो एक बार बता दीजिए कि क्या क्या नाम है, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, वो आपकी सूचना है, ठीक। हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में जो आ रहा है उसमें 7 में से एक बच्चे का नाम आ रहा था, जिसको हमने निकाल दिया है। वो बच्चे का नाम उसमें नहीं आना चाहिए, और बाकी के जो लोग हैं वो अभी स्टैंड करते हैं। उसमें से 2 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं। अच्छा, तो ये जो बच्चे का नाम आ रहा था, ये इसी नाम से एक आपने शख्स अरेस्ट किया है? नहीं, उसमें एक्चुअली एक और बच्चे का नाम था, जिसमें 2 बच्चे के नाम हमको शुरू में लग रहे थे, जिसमें एक तो बच्चे का नाम है और दूसरा जो शख्स है साजिद नाम का, वो एक 26 साल का एक व्यक्ति और आइडेंटिफाई किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया। अच्छा, वो जो गलती से बच्चे के तौर पे आइडेंटिफाई हो गया। सर, मेन एक्यूज जो है योगेश राज, वो अपना वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन आप लोगों की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तो बहुत सवाल उठ रहे हैं पुलिस के। नहीं, वो वीडियो वो जारी कर रहा है ना, तो वो उसका कार्य है, लेकिन हम लोग तो एविडेंस के बेसिस पर ही कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके खिलाफ जो एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर कोई कहीं से अपलोड कर रहा है वीडियो, तो आईपी एड्रेस तो ट्रैक हो ही सकता है उसका। इट्स नॉट दैट। मैं क्या कह रहा हूँ आप वो समझ लीजिए पहले। मेरा ये कहना है कि जिसके विरुद्ध जो एविडेंस हमको मिलेगा हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, ठीक। अच्छा, तो अभी एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं और लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। तो सर, आपकी बात थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद अभी उसके खिलाफ अभी शायद एविडेंस वगैरह नहीं है। जो एविडेंस आएंगे उसके बेस पर ही हम कार्रवाई कर पाएंगे ना। अच्छा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा, पर आपकी बात ऐसा लग रहा है कि कुछ आया नहीं है उसके खिलाफ अभी। नहीं, अभी तो इनको फॉरेंसिकली हमको टेस्ट कराना है, जो कुछ भी चीज़ है। अच्छा। अभी क्लियरली किसका क्या रोल है किसी भी घटना में। इंस्पेक्टर साहब को गोली किसने मारी, मिस्टर सुमित को गोली किसने मारी, इस चीज़ की जब तक क्लियर जानकारी नहीं होगी, गोली मारने वाला पकड़ा जाएगा, वो आइडेंटिफाई होना है, ये सारी कार्रवाइयाँ हमारे सामने हैं। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण है एक्चुअली इसमें, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसी दिन गोकशी हुई थी मॉर्निंग में,
तो उस इलाके में जैसे गोकशी होती नहीं है जनरली, इज्तिमा भी चल रहा था यहाँ पर, तो वहाँ पर गोकशी क्यों हुई, किन लोगों ने की, जो मेन साजिश है, साजिश करता है, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो देयर इज अ बिगर क्वेश्चन देन कैचिंग ए पर्सन हु इज़ इन अ वीडियो, जिसके खिलाफ अभी कोई चीज़ें फॉरेंसिकली प्रूव नहीं है। तो हम लोगों के पास जो और बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, हम उनका जवाब अभी चाह रहे हैं, उसके बेस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। इस पूरे मामले का एक पहलू जिस पर खास तौर पर गौर किया जाना चाहिए वो ये है कि महाव गांव के खेतों में गोवंश के अवशेष आए कहां से। आईजी रामकुमार का खुद कहना है कि उस इलाके में कभी गोकशी होती नहीं। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि उसी दिन ऐसा क्यों हुआ जब करीब 30 किलोमीटर दूर तबलीगी जमात के इज्तिमा के नाम से हो रहे एक धार्मिक आयोजन में लाखों मुसलमान जमा थे। आप एक बार फिर सुनिए आईजी रामकुमार के बयान का वो हिस्सा। उसी दिन गोकशी हुई थी मॉर्निंग में। तो उस इलाके में जैसे गोकशी होती नहीं है जनरली, इज्तिमा भी चल रहा था यहाँ पर, तो वहाँ पर गोकशी क्यों हुई, किन लोगों ने की, जो मेन साजिश है, साजिश करता है, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। यह वास्तव में बड़ा सवाल है कि क्या गोवंश के अवशेष किसी साजिश के तहत गांव के खेतों में डाले गए थे? क्या कोई था या कुछ लोग थे जो इस बहाने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे? और अगर ऐसा हुआ तो किसके इशारे पर हुआ? अभी तक इन सवालों का पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है। उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस इस साजिश का पर्दाफाश कर लेगी। अगर इस मामले में तत्परता नहीं दिखाई गई तो चुनावों के मौके पर ऐसी और भी साजिशें होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसी साजिश करने वालों को कानून का डर होना बहुत जरूरी है। इस सबके बीच एक वीडियो और सामने आया है। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा का एक सदस्य शिखर अग्रवाल मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के खिलाफ नफरत भरी बातें करता दिख रहा है। शिखर अग्रवाल भी हिंसा का एक आरोपी है और फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरा ही नाम शिखर अग्रवाल है। मैं बीजेपी का शाने का नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा का हूं। ऐसा नहीं है जो पुलिस ने बताया है कि कोतवाल सुबोध कुमार सिंह को फोन करके बुलाया गया, वो वहां पे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पूरा प्रकरण सुबोध कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शाने का बच्चा बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से यारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार जांच कर ले, मुझे योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे, प्रदेश सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार चाहे मैं दोषी हूं तो मुझे सूली पर लटका दिया जाए और अगर मैं दोषी ना हूं तो मेरे साथ कुछ ना करा जाए। सोचिए कैसा माहौल बन रहा है या कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। क्या ऐसे लोगों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने दी जाएगी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती बनी रहेगी? दबी जुबान में पुलिस महकमे में भी ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इस सबके बीच हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार को गुरुवार को लखनऊ बुलाया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी, दोनों बेटे, भाई और भाभी मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा परिवार पर बकाया 30 लाख रुपए का लोन चुकाने, दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी बात कही। एक सड़क और एक कॉलेज का नाम इंस्पेक्टर सुबोध के नाम पर रखने का आश्वासन भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 40 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। आज ये भी निर्णय हुआ कि चूंकि दिवंगत आत्मा के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपया भी परिवार को जाएगा। इस तरह 50 लाख की राशि परिवार को दी जाएगी। श्री जी, मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें मान ली हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है, संतुष्ट है मुलाकात से? इस हिंसा के बाद यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर राजनीतिक वजहों से किसी हिंसक भीड़ की तरफदारी की गई तो पुलिस का मनोबल टूट सकता है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत के बाद तो पुलिस के मनोबल का सवाल और भी बड़ा हो गया है। क्या किसी भीड़ की अराजकता को इतनी हवा दी जाएगी कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदार पुलिस को भी निशाने पर ले ले? यह अराजकता की इंतहा होगी। पुलिस का ही मनोबल बना नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था कैसे बनी रह पाएगी? सिर्फ शहीद कह देने भर से बात पूरी नहीं हो जाती। बुलंदशहर में हुई हिंसा में सुमित कुमार नाम के जिस युवक की गोली लगने से जान गई, उसकी भी भूमिका सवालों के घेरे में है। एक वीडियो में सुमित हिंसक भीड़ का हिस्सा दिख रहा है। उसके दोनों हाथों में पत्थर हैं और वो पुलिस की टीम के पीछे भाग रहा है। इस वीडियो के सामने आने से पहले सुमित कुमार के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान प्रशासन की तरफ से कर दिया गया था। हालांकि उसके परिवार को प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली। अब उसका परिवार अनशन पर बैठ गया है। वो इस वीडियो को गलत बता रहा है और कह रहा है कि सुमित कुमार को भी वही सुविधाएं दी जाएं, वही सुमित कुमार के परिवार को सुविधाएं दी जाएं जो मारे गए इंस्पेक्टर के परिवार को मिली है।
हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने परिवार से सवाल किया कि उनका बेटा तो वीडियो में खुद पत्थर उठाए दिख रहा है। जो वीडियो आए हैं उसके अंदर अब कल से ये दिखाई दे रहा है कि वो उसके हाथ में पत्थर हैं। बनाई भी तो जाती 3 दिन पहले से। ये देखिए 3 तारीख से चल रहे हैं वीडियो। हाँ। और कल तक वो वीडियो कहा था जो बागी दिखाए जा रहे थे उसमें उसका कहीं कोई विवरण नहीं था। हाँ। ये किसी साजिश के तहत, विज्ञान का ज़माना है। हाँ। किसी साजिश के तहत बनाया गया है। यदि वो असली होता तो उसी दिन से वायरल हो जाता। बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद से आसपास के इलाकों में अजीब सा डर बना हुआ है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस का बड़ा अमला इलाके में तैनात है। डर के इस साए के बीच 6 दिसंबर गुजर गया, वो दिन जब 26 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को उसके बाद का मंजर याद होगा। उधर अयोध्या में इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद का शौर्य दिवस फीका रहा, लेकिन साधु संतों ने कहा कि वो दिसंबर में ही मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। कमाल खान की रिपोर्ट। श्री राम। वीएचपी ने कारसेवकपुरम में इस बार भी शौर्य दिवस मनाया। इसके पहले उनका कार्यक्रम मैदान में होता था, इस बार हॉल में हुआ। जोशीले भाषण हुए और मंदिर बनाने के संकल्प दोहराए गए कि अब जाग उठो ए मेरे भारत के वासी। हम जल्दी से जल्दी इसी दिसंबर महीने में इसकी घोषणा कर देंगे। हमारा सारा हिंदू समाज, देश का ही नहीं विश्व का ही, जहाँ भी हिंदू है सबका सब मंदिर के लिए संगठित हो गया है, तैयार है, बस आदेश हो जाए। हम किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उधर बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाजी महबूब के हाथे में आज यौम गम यानी शोक दिवस मनाया गया। 1992 के बाद से हर साल 6 दिसंबर को उनके यहाँ बाबरी मस्जिद गिरने का गम मनाया जाता है। हाजी महबूब कहते हैं कि वो चाहते हैं कि समझौते से मसला हल हो जाए, लेकिन वीएचपी समझौते के खिलाफ है। वो जबरदस्ती मंदिर बनाना चाहती है। हम चाहते हैं इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए, और मैं कई बार, आपने देखा होगा मैं टीवी में मैंने कई बार चाहा कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन हल करने किससे हल किया जाए, आप ये जवाब दीजिए मुझे, मैं किससे हल करूं। अयोध्या में आज जबरदस्त सिक्योरिटी थी। झगड़े वाली जगह को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। सारी संवेदनशील जगहों पे फोर्स तैनात थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस। अयोध्या की सड़कों पे आज तीर्थयात्री पहले की बनिस्बत कम थे, लेकिन फोर्स ज्यादा। ये राम जन्मभूमि को जाने वाली रोड है जिसे पूरा सील कर दिया गया है। इसी तरह अयोध्या की तमाम सड़कें बैरियर लगा के, फोर्स लगा के सील कर दी गई थी। इस बार सिक्योरिटी हर साल से बहुत ज्यादा थी। इतने लंबे अरसे के बाद भी इस मसले का कोई हल नहीं निकलने से तमाम लोग अब ये भी सोचने लगे हैं कि कुछ लोग मसला हल नहीं करना चाहते, उसके नाम पे सिर्फ राजनीति चाहते हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। चुनाव के साथ साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन राजस्थान की जनता का हाल भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो अकाल ने दस्तक दे दी है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अनाज, पानी और चारे की भारी किल्लत है। ऐसे समय जब इन्हें मदद की सबसे ज्यादा दरकार है, सरकारी कर्मचारियों का भी जैसे अकाल पड़ गया है। जैसलमेर और बाड़मेर से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। हम पानी अपना आराम से पी सकते। जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर दांतेल गांव, करीब 4000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पानी, अन्न और चारा जैसा कुछ नहीं बचा है। लोग कमाने बाहर चले गए हैं और हजारों पशु दाना पानी के बिना बीमार पड़े हैं। इन हालात से निपटने के लिए सरकार ने यहां आधा दर्जन दफ्तर खोल रखे हैं, लेकिन सब बंद हैं। पशु चिकित्सालय का ताला तो साल भर से खुला ही नहीं है। ये आप देखिए, पशु चिकित्सालय इस गांव में खोला गया था, लेकिन बीते 1 साल से इस पशु चिकित्सालय में कोई चिकित्सक नहीं है। क्यों साहब, जो सही कह रहा हूँ यार? कोई स्टाफ नहीं है, बिल्कुल कोई स्टाफ लगे, कोई खोलने वाला नहीं है। मतलब 1 साल से बंद पड़ा। पशु चिकित्सालय का ये दरवाजा नहीं खुला हुआ है। यहाँ का ताला में वो भी बता रहा है
झाड़ू नहीं लगा हुआ है, एकदम धूल पूरा। ये है पशु चिकित्सालय राजस्थान सरकार का, जहां पर गाय और बैल, भेड़ बकरियों का इलाज होना चाहिए। इसी के बगल में अटल किसान सेवा केंद्र है, पटवार भवन है, इसी से लगा इंसानी चिकित्सालय भी मौजूद है, लेकिन सब बंद पड़े हैं। तो कोई आता भी है इसमें? एक है नर्स एएनएम, वो कभी कभार आती है बस। अच्छा, तो जो लोग बीमार पड़ते हैं गांव में आपके, वो तो हमारे को बनियाना या परसों या पोखड़ी या जोधपुर जाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि यहाँ बिल्डिंग सबकी बनी है, कागजों में तैनाती भी है, लेकिन फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं है। फर्स्ट एड की भी कोई सुविधा नहीं। ये आप सोचिए, फर्स्ट एड बिल्डिंग बना दिया है, ताले बहुत बड़े बड़े ये लगे हुए, ये ताला बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है। महीने में 1-2 बार आके कागजात पूरा करके चले जाते हैं। अच्छा, दूसरे के आप अभी टाइम देख लो ना, आपकी घड़ी में कितना टाइम है? 12 बज रहा है। 12 बजने के ऑफिस का टाइम क्या है, ये आपको भी ध्यान है। तो वो इस टाइम लोग लगा हुआ है। और ये देख लो, और हमरी ने मानो रिजुआ से पूछो, ये देख लो ये कचरा कितने दिन का है। ये आप ही अनुमान लगा सकते हो ना। दांतेल गांव से हम बाड़मेर के 17 गांव की ओर बढ़े। यहीं सड़क के किनारे ही बड़े से कंपाउंड में कई सरकारी दफ्तर की इमारतें दिखी, लेकिन यहां भी अटल किसान सेवा केंद्र से लेकर पटवार भवन का ये जंग खाया ताला ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। यहाँ पटवारी भाई कुछ नहीं आते, कोई भी नहीं आता पटवारी, न पटवारी यहाँ आते हैं, न हमन को कागजात के लिए जाना पड़ता है बाहर तहसील स्तर पर, पटवारी के पीछे घूमना पड़ता है। एक सन्नाटी जगह पर आयुर्वेदिक अस्पताल दिखा। ये हमारी खुशनसीबी थी कि डॉक्टर यहाँ खड़े दिखे, लेकिन इस अस्पताल में न तो दवा है, न मरीज है, न पानी है और न बिजली है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और ये डॉक्टर साहब हैं। 3 लोगों का स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए और एक डॉक्टर साहब केवल हैं बस, बाकी और कोई नहीं है। ये आप देखिए, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की हालत है। सारे बिजली के टूटे हुए हैं, पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान से सटे और रेगिस्तान की वजह से पिछड़े इन जिलों के 5 लाख लोग और 8 लाख मवेशियों को अन्न, जल और चारे के साथ सरकारी कर्मचारियों के मदद का अकाल भी पड़ गया है। कोई कर्मचारी यहाँ आना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्या मालूम है, यहाँ आते नहीं है। आते हैं तो जैसे उनको 30 दिन की मजदूरी मिल जाती है, कागजात में फिर आने की क्या जरूरत है। अपना कारखाना पूरा कर देते हैं और यहाँ पर कोई आते नहीं है। हालांकि सरकारी दस्तावेज और बिल्डिंग के लिहाज से यहाँ का मौसम सुहाना ही है। बाड़मेर जैसलमेर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली का मौसम सर्द हो चला है, लेकिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की गर्मी जारी है। पिछले 3 दिन से भीखाजी कामा प्लेस में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के दफ्तर के बाहर सैकड़ों बुजुर्ग जमे हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आए ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। नौकरी के दौरान कटने वाले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा पेंशन के खाते में जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस पैसे से जो पेंशन मिलती है वो इतनी कम होती है कि उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। आज के दौर में 300 से लेकर 1000 रुपए पेंशन क्या होती है? 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने 1 साल तक 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया था, जिसे 2015 में आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया, लेकिन इन लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही। सुशील महापात्रा की रिपोर्ट। पेंशन खाने वालों को जूते मारो, पेंशन खाने वालों को जूते मारो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, जूते खाओ, जूते खाओ, जूते खाओ। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, इसलिए चोर है, चोर है, चोर है।
क्या क्या मांगे को लेकर, डिमांड को लेकर आज आप दूर दराज से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ आकर ईपीएफओ ऑफिस के सामने आप लोग 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये असंगठित कामगार क्षेत्र के लोग हैं। EPS 95 ये स्कीम है, इस स्कीम में इनको पेंशन मिलती है। इसका मतलब हर महीने इनको पेंशन के लिए पैसा काटना पड़ता है और जब 30 साल, 35 साल, 40 साल सर्विस होने के बाद जो पैसा कटता है उसका मूल्य 20 लाख के करीब सरकार के पास जमा होता है हर एक का। अब 20 लाख का ब्याज कितना मिलता है सबको मालूम है, लेकिन इनको 200 से लेकर 2500 तक की पेंशन है। तो हमारा असल भी गया और वो 20 लाख वापस नहीं मिलते। तो मतलब हम पूरी जिंदगी पैसे जमा करें और उसके बाद आप 200 रुपये पेंशन 60 साल की उम्र के बाद दें या 1000 रुपये दें। आज 1000 रुपये मिनिमम पेंशन की वो 17 लाख लोगों को नहीं है। 63 लाख लोग निवृत्त है और 19 करोड़ लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं जो असंगठित कामगार क्षेत्र है। मेक इन इंडिया करने वाला क्षेत्र यही है और इस क्षेत्र के कर्मचारियों को हम भीख नहीं मांग रहे। अपना जमा किया हुआ पैसा जो सरकार के पास है उसमें से जीने लायक 2 वृद्धों को जीने लायक रिस्पेक्टेबल पेंशन चाहते हैं, जो कि हमारे हिसाब से 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता है। ये हमारा हक है, ये मांग नहीं है, हमारा पैसा सरकार के पास है। ये मुझे एक चीज़ बताइए, जो अलग अलग लोग नौकरी कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग सैलरी रेंज होगा, है ना, तनख्वाह रेंज होगा, तो कोई परसेंटेज तो होगा ना जिसमें से पैसा कटता होगा? हाँ, बोलिए। जो पूरा बेसिक और महंगाई भत्ता है उसके आधार पे 8.33% ये जो राशि है पेंशन फंड में चली जाती है। मैं बैंक में था, DCC बैंक में, NDCC बैंक। अच्छा, अब आपको कितना पेंशन मिलते हैं? 1500 रुपये मिलते हैं। 1500। और कितना पैसा आपकी पूरी जो नौकरी की है आप कितने पैसे कटे? 541 से जो 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से ऊपर कटा हुआ है। हाँ। और आपको पेंशन जो मिल रहे हैं वो 1500 मिल रहे हैं। 1500 रुपये मिल तो रहे हैं। क्या वो जो 10 लाख आपका जमा हुए हैं, क्या आगे वो मिलेगा? नहीं देने, हम मरने के बाद नहीं देते वापिस, नहीं होता। हाँ, अनक्लेम मनी है। DLI का अनक्लेम मनी 10,000 करोड़ रुपया इनका पास है। रूल रेगुलेशन है क्या कि अगर आप डेथ के बाद वो पैसा मिलेगा? पहले ये नियम था। पहले कायदे में नियम है कि मरने के कायदे में नियम है कि मरने के बाद इनकी बीवी को पूरा पैसा मिलेगा, मतलब पेंशन मिलेगा। दोनों के मरने के बाद पूरा कैपिटल रिटर्न होगा। किसको होगा फिर? वो वारिस को होगा, जो उसका वारिस होगा। जिसका अगर वारिस नहीं होगा तो फिर जो भी उनका नेक्स्ट ऑफ क्लीन है अनक्लेम में जमा हो जाएगा। तो ये इसका फायदा क्या है? जो आदमी खुद कमाया है, जो आदमी कमा के रखा है, अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो मरने के बाद उस पैसे का क्या फायदा है? उनको उस राशि पर इंटरेस्ट पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। और वो मरने के बाद पेंशन उनकी राशि पूरी मिल जाएगी। लेकिन वो प्रावधान भी उन्होंने निकाल लिया। 2008 में वो ROC का क्लॉज निकाल लिया। मतलब वो मरने के बाद वो कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा इनके पास। गया हो। ये क्या हुआ आपका? ये एक्सीडेंट हुआ, ST में था मैं, ड्राइवर। कहाँ पे ड्राइवर थे? अंबाजोगाई आकर। एक्सीडेंट में ये कट गया था? ये कट गया। अच्छा। हाँ, इसका कुछ नहीं दिया। इसका कोई वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। अभी अपील है औरंगाबाद में, हाई कोर्ट में। तो मेरा 27 महीने मेरे को नौकरी नहीं दिए। अच्छा। 7 महीने नौकरी दिए मेरे को। 2011 में 31 मार्च 2011 रिटायर झालो। मला 1368 रुपये पेन्शन मिळते। 1368 रुपये अच्छा। पेन्शन मिळते। त्याच्यामध्ये माझे मुलगा आहे, सून आहे, बायको आहे आणि इतर काही लोक आहेत, तर लहान मुलं, तर त्याच्यामध्ये आमचं काही भागत नाही। आप मुझे बताइए, जब आपके एक्सीडेंट हुआ तो आप कह रहे 27 महीने तक आप काम नहीं कर पाए? काम नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिर उस समय भी कंपनी आपको पैसा दी? नहीं दिया। श्रमिक भत्ता दे के मेरे से वसूल करे। फिर मेरे को 7 महीने लिया नौकरी पे और फिर 27 महीने के बाद फिर 7 महीने लिया? 7 महीने लिया। उसमें से वसूल कर दिया। आप कहाँ से है माता जी? नांदेड़। तो क्या आप जॉब करती थी? हाँ। आप करती थी जॉब? नहीं, मालक कर। आपके हस्बैंड करते? हाँ? तो क्या वो डेथ हो गया उनका? हाँ। कब? 3 साल हो गए।
3 साल हो गया। हाँ। तो आपको कितना पेंशन मिलती है? मेरे को पहले से 300 मिलती थी। 300? 300। सिर्फ 300 रुपये? 300 रुपये। अभी? अभी। तो फिर उस 300 रुपये में आप अपने परिवार कैसे चलाती है? कैसा रोज मजदूरी करके। मजदूरी करती है आप? आपकी उम्र कितना है? उम्र 80। 80। अंश कितना होता है? 80 बोल रही है। 80 हो गया आपकी उम्र? आप 80 साल की उम्र में आप मजदूरी कर रही है? हाँ, मजदूरी कर रही है, काम को जाती और करके खाती। बच्चों को क्या, 2 बच्चे है तो 2 बच्चे के उसको परिवार कुछ पूरा नहीं तो मेरे को क्या देंगे? मिनिमम पेंशन तो आप 1000 की बात करते हैं आप। जी 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 बताएं, आप कहाँ से? साकर खेलडा, बुल्ढाना जिला, महाराष्ट्र। आप नौकरी करती थी, आपका हस्बैंड करती थी? अच्छा, कहाँ आप काम करती थी? सूत गिरने में। किस कंपनी में थी? सूत गिरने में, काटन मिल में। हाँ। कितने सालों तक काम किया आप? 22 साल। 22 साल? 22 साल। 22 साल काम किया आपने। अब आपको पेंशन कितना मिलते हैं? 750। 750? हाँ, 750 ना? हाँ। तो देखो क्या खाना, बच्चे के क्या खिलाना। मुझे बच्चा नहीं है, छोकरा नहीं है। आपका बेटा नहीं? आप नहीं, बेटा नहीं। बेटी है? बेटी है। कितना बेटी है? 4 बेटी है। शादी करवा लिया आपने सबकी? हाँ। हाँ? हाँ। तो आप अकेले रहती है अभी? अकेली रहती है। काम करने जाते, ये बाया मेरे साथ, हम काम करने जाते। काम करने जाते हैं? अभी सब काम करने जाते हैं? हाँ, नींद के वास्ते जाते। कहाँ काम करने जाते हैं? खेत में जाता। दूसरे के खेत में? हाँ, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। छोकरे कुछ देते नहीं, घेते नहीं, कुछ नहीं। खाना का 1000 रुपए में क्या करना? क्या आपके जो मुद्दे हैं उसको मीडिया ने उठाया? नहीं, किसी मीडिया ने नहीं उठाया, ना किसी न्यूज़पेपर ने उठाया, ना किसी टीवी चैनल ने उठाया। और मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि इस समय लोगों को गौमूत्र, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, करतारपुर, सिद्धू, इसी से मतलब नहीं है। सारे दिन चैनलों पे यही डिबेट होती रहती है। जनता के मुद्दे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये जनता की समस्या है ना, उसी मुद्दे को वो लोग देखते रहते हैं। हाँ, जब उनको टीआरपी मिलता है तो फिर उसी मुद्दे को नहीं, अगर हम आज इस मुद्दे को, मेरे को आज भी याद है जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 3-4 लाख किसान आए, लेकिन उन्होंने किसी ने, टीवी ने नहीं उठाया। सिर्फ आपने ही पूरी बाइट दी और मैंने प्राइम टाइम देखा था, आपने उसका कवरेज किया है। नहीं, वो तो हम और भी चैनल आए थे, ऐसी बात नहीं है की हालत, बट हम अपनी कोशिश करते मैं रहते हैं। काफी सीनियर लेवल पे रहा हूँ। मेरी लास्ट जो तनख्वाह रही है 1.5 लाख रही है। 35 या 40 साल की मेरी सर्विस रही है, लेकिन पेंशन सिर्फ 2600 रुपए मिल रही है। हम MP चुनाव तो हुई अभी मध्य प्रदेश में जी। हाँ? हम MPSRTC में कंडक्टर थे सर। DTC में? हाँ, मतलब रोडवेज में, सरकारी बस में? मध्य प्रदेश। तो कितने साल तक रहे आप? 30 साल रहे सर। ड्राइवर, कंडक्टर 30 साल तक आप रहे मध्य प्रदेश जो सरकारी बस में। अच्छा, अब उसमें सर हमको पेंशन मिल रही है 800 रुपए। 800 रुपए? जी। रोडवेज बंद कर, और रोडवेज भी बंद कर दी साल इनने, बीजेपी सरकार ने रोडवेज भी बंद कर दी। हमारे जितने भी भाई जो और रेज भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। 27,000 कर्मचारी बेघर हो गए हैं। बेघर हो गए? बेघर तो क्या रिटायर कर दिया सबको सर? क्या फिर कैसे चल रहा है? अगर कैसे चल रहा है, कैसे? सरकारी बस अगर बंद हो गया है, पूरा बंद है, तो फिर लोग कैसे जा रहे हैं? प्राइवेट चल रही है, इनकी नेताओं की गाड़ी चल रही है सर। नेताओं की गाड़ी चल रही है। ये सही कह रहे हैं आप? ये हकीकत कह रहा हूँ, बीजेपी नेताओं की गाड़ी चल रही है। कब बंद हुई है ये साहब हुए 6 में 6 में ही बंद कर दिए। 6 से कोई सरकारी बस नहीं चलती मध्य प्रदेश? कोई सरकारी बस नहीं चल रही है, सब नेताओं की गाड़ी चल रही है। उनके ही परमिट है, वही अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर सब जगह गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने फंड भी जमा किया, जो अभी पैसा जो फंड का भी जमा नहीं किया इन्होंने अभी। तो आप 2006 में आपका खत्म हो गया? भगा दिया सर, सबको ही जबरदस्ती भगा दिया। कुछ पैसा मिला आप जब आपको भगाया था? थोड़ा बहुत, 2-2 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख ऐसा ही देती है। पेंशन कितना मिल रहा है अभी? 861 रुपए मिल रहा है सर। 861? जी हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है साहब 3 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, हम मियाँ बीवी दोनों हैं। 7 लोग हैं परिवार में। हाँ, और कोई कमाता है?
कमाता का बच्चे हैं साहब, वो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वैसे ही स्टूडियो काम कर रहे हैं सर। चले जाते हैं कि नहीं, बाजारों में उसमें शादियों में चले जाते हैं, 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं। सरकार तो मध्य प्रदेश में सरकार कहती है काफी अच्छे काम किए वहाँ के लोगों के लिए। अरे साहब वो तो अपने खुद कहते हैं सर, प्रचार प्रसार है उनका, सब कुछ नहीं है प्रसार। केवल उन्होंने होर्डिंग बोर्डिंग और पेपर खरीद लिया, मीडिया को उसी में अपने प्रचार प्रसार करते रहते, हमने ये किया वो किया। सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा परेशानी मध्य प्रदेश में, ये शिव सरकार के समय में। आप क्या कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? 890 रुपए का पेंशन। 809 रुपया पेंशन मिलते हैं आपको? 90। अच्छा, क्या काम करते थे आप? नांदेड़ में, नांदेड़ जिला महाराष्ट्र में बस कंडक्टर। बस कंडक्टर थे। 809 रुपया पेंशन। हाँ, 890। परिवार चला पा रहे हैं? नहीं जी, भूखमारी हो रही है, भूखमारी हो रही है। पेंशनरों का काम करेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अगले 7 साल में यानी साल 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ये सरकार का दावा है और इस दावे के साथ वो वाहवाही बटोरने की कोशिश भी कर रही है। सरकार इस मुहिम में सालाना करोड़ों रुपए खर्च करने का भी दावा करती आई है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अब भी ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें इस बीमारी के इलाज के लिए दर-दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये गंभीर तौर पर बीमार लोगों का परिवार है। टीबी ने धीरे धीरे परिवार के 7 लोगों को जकड़ लिया। परिवार के मुखिया रामनारायण शर्मा ने सबसे पहले खाट पकड़ी और फिर बीते शनिवार जिंदगी की जंग हार गए। तंगहाली ऐसी कि कभी चूल्हा जलता है तो कभी ऐसे ही बुझा रहता है। हमारे सामने भी पड़ोसी ने ही खाना दिया। कभी कभी तो रोटी मिल जाते तो खा भी लेते, कभी भूखे भी रह जाते। और परेशानी इतना होने लगे, बहुत कर्ज भी इधर उधर कौन देंगे कर्ज, जब कमाने वाला नहीं कोई है तो कर्ज कौन देंगे, कोई दे भी नहीं सकते, तो भूखे भी रह जाते। दक्षिणी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के वीपी सिंह कैंप के इस परिवार में 3 लोग टीबी की मार दूसरी बार झेल रहे हैं। मोहल्ले वालों ने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर मेडिकल टीम यहाँ आई और टेस्ट किया। इनके 7 लोगों की फैमिली में से केवल 4 लोगों को टीबी का रिकॉर्ड मेरे पास में है। बाकी लोगों ने कहां से क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या बीमारी थी, वो हमें जानकारी नहीं है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इनकी जांच कराई पूरी फैमिली की, जिसमें से आज की तारीख में केवल रामनारायण को ही टीबी की बीमारी पाई गई। परिवार अंधेरे में है, पर घर में जो रोशनी है उसका बिल भी कई सालों से नहीं भरा। बीमारी ने ऐसा घेरा कि बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। जब इनकी बेचारगी एनडीटीवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताई तो उन्होंने इलाज का भरोसा जरूर दिलाया। सर, 7 लोग एक ही फैमिली के टीबी से पीड़ित हैं, एक की डेथ हो गई है, फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं बचा है। कहाँ पे? ये पुल प्रहलादपुर का मामला है सर, आपको भी चिट्ठी लिखी गई, ये चिट्ठी है, मैं देख लेता हूँ। आपको भी लिखी गई है और कोई कमाने वाला नहीं है, न ठीक से खा पा रहे, न राशन के पैसे हैं उनके पास। ये वीपी सिंह कैंप है, वो आपसे भी गुहार लगा रहे हैं, बाकी लोगों से। मैं देख लेता हूँ, हम जरूर इनकी मदद करें। दिल्ली में इस समय कम से कम 2 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हैं। सरकार डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्कीम के तहत इस बीमारी के फ्री इलाज के लिए देश भर में हर साल 3000 करोड़ रुपए भी खर्च कर रही है। लेकिन इसका असल फायदा तभी होगा जब सरकार महज दावों से अलग जमीनी स्तर पर भी संजीदगी दिखाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।